हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा सारे वीडियोस, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, 2 शॉर्ट्स मैंने ऐसे डाले हैं जो आने वाला है इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके लिए वो नॉलेज के लिए मैंने 2 वीडियो डाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो नॉलेज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये सारे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, और हाँ, ऐसा वैसा जो कमेंट करते हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा वैसा कमेंट ना करें। ठीक है, और जो भी पूछता है वो पढ़ाई से रिलेटेड पूछिए, ऐसा वैसा मैसेज करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अरविंद गुप्ता जो है वो कुछ भी मैसेज कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए आपको। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, और सारी चीज़ों को क्या मतलब है। ठीक है, तो आप बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई को सीरियसली लीजिए और पढ़ाई को पढ़ाई के ढंग से पढ़िए। ठीक है, और ये नहीं कि कुछ भी मैसेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अपने गांव चली गई थी और वहाँ पर मैं माइक लेके नहीं गई थी, तो दिक्कत हो गया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि आखिर जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए, चलिए, क्या रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण के उपयोग क्या होते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण के निरूपण की भी इससे भी संक्षिप्त विधि है। मतलब हम लोगों ने अगली वाली जो वीडियो थे उसमें पढ़ा था कि जैसे एमजीओ का जो एमजी प्लस O2 का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था और उसके थ्रू समझा था कि आखिर हम लोगों ने कैसे इसको एमजीओ के रूप में लिखा, कैसे एक बीच में ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ तीर का साइन आ गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, अभी हम लोग को जानना है कि आखिर इससे भी संक्षिप्त विधि क्या हो सकती है। तो देखिए, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, मैग्निक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, तो इसको हम शब्द में बोले। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को क्या करें, रासायनिक सूत्र में लिख दें, तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो शब्द समीकरण के द्वारा और दूसरा रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक समीकरण में सूत्र के द्वारा लिखेंगे और शब्द समीकरण में उसको शब्द के द्वारा लिखेंगे जो उसका रियल नेम है। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो ये दर्शाता है कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया था हम लोग शब्द के रूप में। ठीक है, अगर शब्द के रूप में यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये शब्द के रूप में है मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये शब्द लिखा है, शब्द का मतलब वर्ड में लिखा है। तो यहाँ पर बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ पर इसी को क्या किया है कि सूत्र के हिसाब से लिख दिया है। सूत्र के हिसाब से क्या लिखा है, एमजी प्लस O2 और MgO बन गया। ठीक है, लेकिन यही चीज़ कह रहा है कि इन दोनों में 2 अंतर है, एक तो शब्द के द्वारा लिखेंगे, एक तो और दूसरा क्या चीज़ के रूप में लिखेंगे, तो एक सूत्र के द्वारा लिखेंगे। तो हम लोग ये स्पष्ट कर रहा है आपको कि अगर हम लोग शब्द समीकरण है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है शब्द के द्वारा। अगर मानिए 3-4 हमको अभिक्रिया करवाना है, ठीक है, तो उसको शब्द में लिख रहे हैं तो बड़ा बड़ा बन जा रहा है समीकरण, तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा लिखने में। ठीक है, और उसको सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसे सूत्र को अगर सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं तो उसको हम लोग सू सटाक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर हम जो समीकरण है उसको हम सूत्र के द्वारा लिखें तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए,
उसके बाद क्या पूछा है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु संख्या की गिनती कर उनकी तुलना की जाती है। मतलब देखिए, ये तीर का निशान जो है ये एक रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि निर्देश बिंदु। ये चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि इधर जो बाईं ओर है, बाईं ओर और दाईं ओर जो तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है और उनकी तुलना की जा रही है। ठीक है, क्या दोनों तत्व क्या दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान है? यहाँ पे पूछा है कि दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। देखिए यहाँ पर देखिए Mg कितना है 1 है, और O2 कितना है, O कितना है 2 है, और यहाँ देखिए Mg कितना है 1 है, ये ठीक है, लेकिन यहीं पर देखिए O कितना है 1 है, तो यहाँ पर तो ये समीकरण बराबर नहीं होगा। देखिए अगर जो परमाणु संख्या है अगर वो बराबर रहा, बाईं ओर भी बराबर रहा और दाईं ओर भी बराबर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित है, मीन्स बैलेंस है। अगर आपको मान लीजिए आप दो भाई बहन है, ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर मम्मी आपको 2 रुपया देती है और आपके छोटे भाई को भी 2 रुपया देती है, तो दोनों बराबर हुआ। लेकिन अगर आपको 3 रुपया देती है और छोटे वाले भाई को कितना 2 रुपया देती है, तो ये क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि ये एक तो अगर आपको 3 रुपया देगी तो ये बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस हुआ। लेकिन वहीं पर अगर आपको 2 रुपया देती है तो ये क्या होगा, बैलेंस हुआ। ठीक है, तो यदि यह समीकरण कह रहा है कि अगर ये समीकरण जो है असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान जो है बराबर नहीं है। किसी भी अभिक्रिया का एक ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। देखिए अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा उठता है, पूछ देता है यहाँ से ये क्वेश्चन कि कंकाली समीकरण का अर्थ क्या होता है। तो जो असंतुलित समीकरण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। इसको याद रखेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार हम लोग 1.2 में दिया गया है मैग्नीशियम की वायु में जलने का जो दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कंकाली समीकरण। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्या 1.12 में दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो देखिए संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में आपको हम बता देते हैं। पहले देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ वो होता है जब कोई तत्व जो होता है उसके द्रव्यमान बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस जो इक्वेशन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, इसको एक VBI करके टिक कर लेंगे या स्टार लगा के टिक कर लेंगे कि आपको जब भी आप रिवाइज करें तो उसको याद रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम का स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। देखिए आप लोगों ने 9वीं कक्षा के शायद 3 चैप्टर में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ये आता है, मतलब 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो वहाँ पर था बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो उसमें बताया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, वो बोलता है 1 मिनट। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, यानी विनाश कर सकते हैं। तो अर्थात किसी भी रासायनिक जो
अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तथा तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब सब चीज़ें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। चलिए, उसके बाद दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व का क्या होता है, तो परमाणु संख्या क्या होती है, तो समान होती है। ठीक है, उसके बाद इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। मतलब अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, और रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करने से हमको क्या मिलता है। तो जानते ही हैं आप लोग कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि हमको दोनों तरफ तो बैलेंस करना है ना। ये अभिक्रिया में करना जरूरी होता है, दोनों तरफ बैलेंस होगा तभी तो एक तरह मतलब इक्वेशन अच्छा हो पाएगा, सही हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप जो 1.3 के जो दिया गया था उसके शब्द समीकरण को इसको दर्शाया गया है। देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, शब्द समीकरण, और ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे शब्द के द्वारा दिखाया गया है और इसको सूत्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए Zn प्लस H2SO4 मिल करके क्या बना है, ZnSO4 प्लस H2O। आपको अभी थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हम लोग को भी दिक्कत हुआ था। आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको, आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और हाँ, समझदार हैं। देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आप जानने की कोशिश कीजिए, जानने की इच्छा रखिए अपने अंदर। नहीं आता है तो जान के रहेंगे। ठीक है, ऐसे रखिए मन में, और ये नहीं सोचना है कि नहीं आता है कैसे पूछे टीचर से। होते हैं कई कई टीचर ऐसे होते हैं कि डांट देते हैं, इतना छोटा नहीं आ रहा है, इतना छोटा नहीं आ रहा है। लेकिन इससे क्या होता है कि अपने अपने मन में डर लग जाता है। पता है एक बार ऐसे ही क्या हुआ था कि हम भी पूछने गए टीचर से, तो टीचर कहे इतना छोटा नहीं आता है। हम भी बोले गजब हाल है। तो हमको भी लगा नहीं यार, नहीं पूछना चाहिए हमको। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरे अंदर भी आया, लेकिन हमको जानना था। कोई भी कुछ भी बोले, हमको जानना था, तो हम पूछे थे फिर वापस सर से। तो फिर सर ने बताया, तो इससे क्या हुआ कि मेरा वहाँ पर जो मेरा गलती था, अगर उस चीज़ को अगर वहीं पे हम ख़त्म नहीं करते तो आज हमको दिक्कत होता। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नहीं करेंगे। जब भी आप जो भी छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, सबको पूछना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभी आपको इसमें दिक्कत होगा क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है समझना, क्योंकि आगे आप चलिएगा ना तब आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा इक्वेशन बहुत अच्छे से। तो देखिए ZnSO4 मिल करके क्या बना रहा है, ZnSO4 मिल जा रहा है, और यहाँ पर क्या बना है, ZnSO4, और हाइड्रोजन जो है अलग हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस की मुक्ति हो जा रही है। उसके ये कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर Zn कितना दिया हुआ है, समझिए, यहाँ पर Zn 1 दिया है और यहाँ पर भी Zn 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ये नीचे वाला जो 2 दिया है ना, इसको देखा जाता है। फिर देखिए SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो संतुलित है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या देखिए, आइए समीकरण में क्या दिया है, तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना करें। तो हम लोग तो तुलना कर लिए, देखते हैं, देखिए क्या बता रहा है कि देखिए अभी पहले तत्व के बारे में पता है, फिर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या LHS में जो दिया है, और उत्पाद जो बना है। आप लोग को अभिकारक और उत्पाद आप लोगों ने पढ़ा है। अभिकारक उसको बोलते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद उसको बोलते हैं जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं। ठीक है, चलिए Zn कितना था, 1 था, और उसके बाद भी 1 आया। H कितना था, 2 था तो 2 आया। ठीक है, S कितना था, 1 था तो 1 आया था, और O कितना था, 4 था तो इधर भी 4 आया था। तो दोनों तरफ क्या हुआ कि बराबर हो गया। तो देखिए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो है बराबर है, इसलिए यह क्या है, तो संतुलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, जैसे Fe प्लस H2
प्लस H2O मिल करके क्या बना है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चरण 1 में आपको समझाया है कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। मतलब अगर हमको संतुलित करना है तो सबसे पहले ये नियम बता रहे हैं, यहाँ से आपको नियम बता रहा है कि आखिर अगर नहीं संतुलित हो रहा है आपसे डायरेक्टली तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स बना लेंगे, जितना भी समीकरण है उसमें बॉक्स बना लेंगे। यहाँ भी बॉक्स बना, सब में ये बॉक्स बनाया है ना, तो वैसे ही हम लोग क्या बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि असंतुलित समीकरण 1.5 में, ये जो असंतुलित समीकरण है 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए। अब क्या करना है आपको, सूची बना लेना है, ठीक है। अब इसकी तुलना करना है जैसे उसमें किए थे उसी तरह। देखिए Fe इसमें दिया है, Fe इसमें कितना है 1 है और इसमें 3 है, ठीक है। H कितना है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो संतुलित है। उसके बाद O कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है, O है 4, ठीक है। तो यहाँ 4 है। अब देखिए 4th नंबर में आपको क्या बोल रहा है कि चरण 3 में देखिए कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिक्रिया हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व चुनिए। इस आधार पर हम Fe3 और ऑक्सीजन को तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर केवल एक, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसका जो ज़्यादा है परमाणु संख्या उसको हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा किसका है, तो Fe3 और O4 का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चुन लेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का चुना है हमारा क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या है और अभिकारक और उत्पाद। तो देखिए प्रारंभ में क्या था H2 में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है Fe3O4 में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक दिया है तो इंटू कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को हमको 4 करना है और यहाँ पर डायरेक्टली ये तो 4 हैं ही, तो इसको छोड़े संतुलित करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। यह देखिए यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में हम शामिल तत्वों तथा यौगिक का सूत्र नहीं बदलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या फिर ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब ऐसे थोड़े ना, आगे हम लोग लिख सकते हैं 4H2O ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते H2O4, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सही है। उसके बाद देखिए कि संतुलित करने के लिए ये चीज़ बताया है। तो देखिए आपको हौज पौज हो जा रहा है ना इस सारी चीज़ों में, हम आपको सिंपली बता देते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइन है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपको संतुलित क्या करना है, मान लीजिए आपका समीकरण क्या था, Fe था प्लस H2O था, मिल करके क्या बनाया था हमारा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो देखिए H2 बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर कितना है Fe 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है। तो अगर हमको बैलेंस करना है तो सबसे पहले जो कम है, अच्छा ये बताइए जो कम है उसको तो हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा है उसको थोड़े ना ज़्यादा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कम है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बैलेंस करना है तो Fe यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 हो गया। यहाँ देखिए क्या है H2 यहाँ पर 2 है और यहाँ भी H2 2 है, तो यहाँ पे तो इसको बैलेंस करने का हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन O यहाँ कितना है 1 है और यहाँ O कितना है 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कम है, ये ज़्यादा है, O4 यहाँ ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे, तब तो H2 ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे, H के पास भी 4 लिख देंगे। तो देखिए लास्ट हमारा समीकरण ये आएगा 3Fe प्लस आ जाएगा हमारा 4H2O, फिर बनेगा लास्ट में हमारा
Fe3O4, फिर बन जाएगा हमारा प्लस 4H2, ठीक है। ये हमारा लास्ट समीकरण का आंसर हुआ। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो फिर से हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ से आपको हौज पौज हो जाएगा, इसलिए हम सिंपली भाषा में आपको समझाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका वही आंसर आया था जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, वही हमारा आंसर यहाँ पर भी आया। तो यानी ये संतुलित हो गया हमारा समीकरण, फाइनली हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है। और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि इसको अनुमान के थ्रू हम लोग बना देते हैं, मतलब अनुमान ही न लगाए हम लोग कि इधर 3 है तो इधर भी 3 कर देते हैं, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 कर देते हैं। तो इसको एक अनुमान के थ्रू हम लोग बनाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, कि एक बीजगणितीय विधि होता है इसको सॉल्व करने का, वो भी आपको पढ़ना है। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि इस जो आपको समीकरण दे देगा, ठीक है, और कहेगा इसको संतुलित कीजिए, तो ये बताइए कि आप लोग बीजगणितीय विधि से करने जाइएगा कि आपके पास टाइम कम रहेगा। तो ये समीकरण देखिए, ये टाइम हीट एंड ट्रायल मेथड जो उस टाइम काम आता है जब जल्दी जल्दी करना हो, ठीक है। और ये सारे छोटे छोटे इक्वेशन, इसमें ज़्यादा टाइम खपाने का क्या ज़रूरत है। इससे अच्छा है कि छोटा छोटा है हीट एंड ट्रायल मेथड से ख़त्म करो, और जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व करो, उसको उसमें टाइम दो, ठीक है। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी अनुमान के थ्रू हम लोग बनाते हैं इसको कि इधर 3 है, ये हम लोग बैलेंस करने का मतलब है कि देखते हैं कि आखिर इधर कितना है और इधर कितना है। बैलेंस करने का मतलब है दोनों तरफ बराबर आना चाहिए नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या आता है कि चरण 7 में क्या बता रहा है हमको कि देखिए 1 मिनट। चरण 7 में बताया कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना आवश्यक होता है। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की जो सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में पता चल रहा है एवं उनकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः GL, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। मतलब देखिए गैस को हम लोग G से लिखते हैं, गैस को इंग्लिश में GAS लिखते हैं, ठीक है। तो G से दर्शाएंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर उसका जो लेटर होता है G, तो उसको लिखेंगे। लिक्विड को L से लिखेंगे। जल को एक्वस बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे क्या, AQ से, ठीक है। और सॉलिड जो होता है उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, तो सॉलिड मतलब ठोस होता है, तो S लिखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे लिख के हम लोग सिंपली इसको दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पर Fe क्या होता है, सॉलिड होता है। Fe मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। और H2O गैस होता है कि नहीं हमारा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए FeO4, यहाँ पर एक सॉलिड बन रहा है, और यहाँ पर G क्या है, H2 क्या है, H2 एक गैस होता है। तो यहाँ पर पता चला ना कि कौन क्या है, तो इससे हम लोग को क्या भौतिक अवस्था के बारे में भी यहाँ पता लग रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G का चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि क्या है, अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में हो रहा है। मतलब G क्या दर्शा रहा है कि H2O जो जल है उसको हम लोग किस चीज़ में उपयोग कर रहे हैं, तो इवापोरेशन यानी भाप, वेपर के रूप में, ठीक है। तो ये एक भाप के रूप में उपयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे जल नहीं कह सकते हैं इसको हम, लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं, भाप बोल सकते हैं। पढ़ाया, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। मतलब ये लगाना जरूरी होगा, तभी जाके हम पता लगा सकते हैं कि वो समीकरण की जो भौतिक अवस्था है क्या है। कभी कभी
अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जा सकता है। तो ये समीकरण जो है आप लोग देख लेंगे और इसको बनाएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, ये सारे आप देखिए आपके बुक में जितने भी इक्वेशन दिए हैं उसको बना लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, तो हम इसके लिए सिर्फ संतुलित और असंतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को करेंगे, और हाँ सबसे पहले होमवर्क में ये क्वेश्चन रहता है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है, ठीक है, तब हम बनाएंगे। अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं है, तो आप हम वीडियो अपलोड करेंगे, उससे आप लोग देख लेंगे और मैच कर लेंगे आंसर को, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके लिए अवेलेबल है, हमेशा आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। और हाँ, तो यहीं पे अपना वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।